हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एसएससी सीजीएल मेंस की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 18 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है और 19 तारीख को आपका टाइपिंग कराया जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई आपको मॉक्स प्रोवाइड करता आ रहा है। जैसे ही टीयर 1 हो गया था उसके बाद हमने मॉक स्टार्ट कर दिए थे और लाइव मॉक 10 तक हम पहुंच चुके हैं। जो लोग कॉन्टिन्यूसली सारे मॉक्स दे रहे हैं तो कुडोस टू यू, बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा। और अब क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ गया है तो आपके जो एग्जाम के मॉक्स हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको एग्जाम लेवल के मिलेंगे। अब तक जो लेवल था वो ऊपर था एग्जामिनेशन से। क्यों ज्यादा ऊपर था? क्योंकि जिससे कि आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए आपकी प्रिपरेशन में और जो बाकी लोगों की प्रिपरेशन है उसमें। क्योंकि अगर पेपर का लेवल इजी साइड ज्यादा रहता है तो आप एनालिसिस अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि स्टार्टिंग में मोटिवेशन की भी जरूरत होती है कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मतलब सीखने को इतना कुछ पड़ा हुआ है, तो उस टाइम अपने एफर्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा सीखने पे लगाएं। लेकिन इस टाइम, क्योंकि ये टाइम एग्जामिनेशन के पास आ रहा है, 20 दिन है, तो इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम जैसे लेवल के मॉक्स दें, क्योंकि उस टाइम पे आपको रियल एग्जामिनेशन को अब फेस करना है। ठीक है, तो हमने जो अपने टीयर 2 के मॉक्स हैं उसे भी 3 कैटेगरीज में बांटा है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पोस्ट के थ्रू भी बताया था, वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो लाइव मॉक 10 है इसका लेवल बिल्कुल आप ये मान के चलिए एग्जामिनेशन के लेवल के आसपास रहेगा। बाकी एसएससी क्या पूछ ले, मैथ्स बहुत ज्यादा इजी कर दे, जीके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दे, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दे, तो उसके लिए फिर कुछ कह नहीं सकते। वो तो एसएससी के अपने हाथ में ही होगा। पहली बार टीयर 2 होगा नए वेंडर के थ्रू। बट हमने कैटेगरी में मॉक्स को इसलिए स्प्लिट किया कि आप हर तरीके के लिए रेडी रहें, तो वो डिस्कस करेंगे। और बाकी साथ इस मॉक का सेफ स्कोर और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। अभी आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिंग हुई थी, उसमें वही सीजीएल 2024 में जो दिक्कतें हो रही हैं सारी की सारी रिपीट हुई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2024-2025 एग्जामिनेशन में। टाइपिंग भी पैसेज लंबा दे दिया, उसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और रेलवे में एक रूल भी होता है कि भाई आप पूरा टाइपिंग पैसेज टाइप नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मतलब एक अजीब सी चीजें। वो गाना है ना, मैं ढूंढने को जमाने में वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। बिल्कुल वही चीज है। आदमी सोचता है कि चलो यार एसएससी में कुछ इशू है, मैं रेलवे पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। भाई हर जगह दिक्कतें हैं। ठीक है, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी हम तो अपना काम करेंगे, जहां लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है तो वो वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। जहां उम्मीद होती ही नहीं है कि कुछ हो सकता है या कुछ करने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां फिर अपना सब अपने हिसाब से करते रहते हैं चीजों को। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है रेलवे में वो इस चीज को समझे, या तो गाइडलाइंस थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दे, मतलब रिलैक्सेशन दे बच्चों को टाइपिंग में कुछ, या फिर रीटाइपिंग कराएं, यही सॉल्यूशन है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही रखा होगा आपने, ये आपको टेस्ट सीरीज आरबी की सारी पता है। जो लोग लाइव मॉक्स देते हैं और इन फ्यूचर भी अगर आपने जो मूक दिया उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे देख सकते हैं, ऐप पे पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे टीयर 2 वाली टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर होता है हमारे पास सीजीएल टीयर 2 लाइव मॉक्स या पेड मॉक्स, उस पे आप जाके ये अपने पुराने मॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर हैं वो सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं। इसके अंदर टोटल हमने 27 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं जो कि न्यू है, और टोटल 30 आने, तो 3 और कल तक अपलोड हो जाएंगे। तो सारे के सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे लाइव भी, और लाइव 13 तक जाएंगे, और बाकी के 17 एक्सक्लूसिवली पेड टेस्ट यूजर्स के लिए होंगे। और बाकी बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के लेटेस्ट एग्जाम पे बेस्ड बैच क्वेश्चंस और वो सेक्शनल टेस्ट और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। कंप्यूटर सेक्शन के अलग से टेस्ट, तो वो आपकी प्रिपरेशन में मदद करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर टीयर 2 टेस्ट सीरीज में मैं अगर ओपन कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, जिससे कि आपको पता चले एक्चुअली में कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। देखो हमने ना यहाँ पे मार्क कर दिया है जो हार्ड मॉक्स हैं स्पेसिफिकली वो, जैसे कि कुछ मॉक्स, पहला मॉक हमारा मॉडरेट लेवल का था, फिर मॉडरेट प्लस लेवल के मॉक्स हैं। तो स्टार्टिंग के 1 से 9 का जो लेवल है, इसमें एक बहुत हार्ड भी मॉक था, तो इनका लेवल मॉडरेट टू हाई है। तो ये उन लोगों को देना चाहिए जिनकी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो रखी है। ठीक है, इसमें आपको थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आप एक थोड़े से अगर पेपर मुश्किल साइड चला गया ज्यादा तो ये मॉक्स आप दे लोगे तो आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। इससे मुश्किल जाने की चांसेस कम ही होंगे पेपर के किसी भी तरीके से। बाकी अगर आप लोगों को जैसे अभी पता चला भाई मेरा तो अभी प्री क्लियर हो गया, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था और एग्जामिनेशन अब तो पास में ही है, अब इस टाइम पे आप ज्यादा मुश्किल मॉक दोगे तो वो भी आपको डिमोटिवेट करेगा। तो इस टाइम पे वो बच्चे जिनकी तैयारी कम है या फिर पूरी तैयारी जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुई है, मतलब रिपीटर्स भी नहीं है, नए हैं, तो वो बेटर है कि वो जो अभी ये मॉक 10 से लेके मॉक 23 तक जो मॉक्स आएंगे वो सारे के सारे अटेम्प्ट करें। इसका लेवल मेंटेन्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी नहीं है,
हाँ बीच में एक दो मॉक सरप्राइज जरूर करेंगे, तो ये आप मान सकते हैं एग्जाम के लेवल के आसपास, उससे जस्ट ऊपर हल्का सा मान के चलिए ये मॉक्स रहेंगे। और बाकी ये भी जब मैं बता रहा हूं तो एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट वाला है, बट जब मैं लेवल की बात कर रहा हूं कि एग्जाम लेवल जैसा, वो पिछले सालों के कंपेयर करके बता रहा हूं टीयर 2 के, क्योंकि इस बार का तो हुआ नहीं, अब कैसा आएगा लेटेस्ट पैटर्न में वो तो पता चलेगा। हाँ लेकिन आपके लिए अच्छे अच्छे टाइप सारे इंक्लूड करते हैं हम इसमें मॉक्स में, तो आपको कुछ चीजें छूटेंगी नहीं आपकी। और बाकी भाई जो प्रो लेवल पे अपनी तैयारी करके बैठे हैं वो मॉक 24 से लेके 30 दे लेना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड किसी को नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें दोनों सेक्शंस आपको हार्ड मिलेंगे। देखिए इंग्लिश का तो, रीजनिंग जीके का तो लेवल ठीक है ही, इंग्लिश का लेवल भी अच्छा खासा मिलेगा इन मॉक्स के अंदर आपको, मैथ्स का लेवल भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों अच्छे मिलेंगे, तो ओवरऑल स्कोर आपका कम आ सकता है। लेकिन उस केस में हम क्या देखेंगे, परसेंटाइल को देखेंगे, उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज करेंगे, ना कि मार्क्स के बेसिस पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, रिपीटर्स हैं, पहले भी अच्छी तरह से सीरियल की तैयारी कर रखे हैं, तो बढ़िया लेवल के मॉक देने, तो आप ये अपने आप को दे सकते हैं, मतलब अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। टॉपर्स भी वहां पे काफी दिखेंगे आपको। अच्छा चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने किस तरीके से मॉक्स हैं ये वाले टीयर 2 वाले ये, और उसमें जो एक्स्ट्रा मॉक्स हैं वो तो आप दे ही सकते हैं। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। अच्छा इन्हीं टेस्ट सीरीज में ना एक टेस्ट सीरीज में रिकमेंड करूंगा, जो सीपीओ टीयर 1 जिनका क्लियर हो जाएगा, इस बार सीपीओ की कट ऑफ कम ही जाएगी पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आ गया, पहली बड़ी सबसे बड़ी चीज तो। और दूसरा सेक्शनल टाइमिंग था, तो शायद उसका भी फर्क पड़ेगा। तो ये इंग्लिश की एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ना, ये सीपीओ टीयर 2 जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे, भाई एक बार ये टेस्ट सीरीज खोल के देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी सबकी प्रैक्टिस के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज में तो सारी टेस्ट सीरीज रहती हैं, कैसे ज्वाइन करना है आपको पता है, टारगेट ग्रुप्स भी आते हैं। ये वाला मॉक जो है लगभग 13,000 लोगों ने दिया अब तक, ठीक है। 2 दिन के लिए ओपन करते हैं, सैटरडे संडे, मंडे को बंद हो जाता है। ज्यादातर लोगों का स्कोर 280 से 285 की रेंज में था, मतलब मीडियन लगभग इस साइड आपको दिखेगा। एवरेज स्कोर 244 दिखा रहा है, बट क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सेक्शन 1 देते हैं, सेक्शन 2 में भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ये रेंज दिख रही है, जो ये बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये वही बच्चे हैं कि 100 ये वाली रेंज जो आपको दिख रही है, कि एक सेक्शन दिया, दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर एवरेज उनके जब यहाँ पे कैलकुलेट होता है तो पूरा ही होता है कैलकुलेट, लेकिन जब मैं एक्चुअल डेटा के साथ निकालूंगा तो ये एवरेज आपका बढ़ जाएगा। तो ये 244 नहीं है, इसमें जो एवरेज स्कोर बच्चों का गया है वो 270 मार्क्स गया आउट ऑफ 390, जिसने इस पर्टिकुलर मॉक को अटेम्प्ट किया है। क्लियर है। बाकी रिकमेंडेड ये रहता है कि भाई दोनों सेक्शन दिया करो, अपनी परफॉर्मेंस, तभी आप एनालाइज अच्छे से कर पाओगे। मॉक का सॉल्यूशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सेक्शन 1 पे अगर आए तो 160 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1000 बच्चे हैं 13,000 में से इसमें, ठीक है। और ये भी जिन्होंने सेक्शन 1, जिन्होंने कंप्लीट मॉक दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्हीं बच्चों का डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो वो लगभग 11,000 के आसपास है, ठीक है। और सेक्शन 1 में एवरेज स्कोर गया 136.8 और मीडियन स्कोर गया 139, ठीक है। जो मेरे हिसाब से इस सेक्शन में अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आपने स्कोर कर दिया है 155 और 155 प्लस, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। इससे कम है तो आपको थोड़ा सा इंप्रूव और करना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 1 के हिसाब से रहेगा। अगर सेक्शन 2 में चले जाते हैं तो इसमें एवरेज स्कोर 132.77 है, मीडियन स्कोर 134 है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा तो इसमें अगर आपने 150 अराउंड स्कोर कर दिया तो डेट इज अ गुड स्कोर, 150 या 150 प्लस, तो ये अच्छा रहेगा। ओवरऑल एवरेज स्कोर वही 270 है, मीडियन स्कोर 273 है, अगर मैं वो वाली एंट्रीज हटा देता हूं। और यहाँ पे परसेंटाइल आप देख सकते हैं आपकी कितनी कितनी परसेंटाइल बन रही है, और इसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सेफ स्कोर अगर बताऊं तो इस पर्टिकुलर मॉक में 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए यूआर से जो सेफ स्कोर जाएगा वो लगभग 299 मार्क्स के पास जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मॉक का लेवल हार्ड है तो सेफ स्कोर गिर जाएगा। अभी एक मॉक ऐसा भी था जो बहुत हार्ड था, उसमें मैंने कहा था सेफ स्कोर भाई 240-50 के आसपास है आपका, तो मॉक के हिसाब से अब ये वाला मॉक आपका इजियर साइड रहेगा या रियल एग्जाम के लेवल के हिसाब से रहेगा, तो फिर वहां पे वही कट ऑफ आपकी जैसे 300 330, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो 300 310 के आसपास रहती है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें पिछली बार पुराना फॉर्मूला था जिसमें लोगों के मार्क्स बढ़े थे, तो भाई लोगों के और रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से भी लोगों के मार्क्स बढ़े थे, तो एक्चुअल जो कट ऑफ जाती पिछली बार भी वही 305 की रेंज, 310 की रेंज थी कि भाई इतना जाना चाहिए कट ऑफ। लेकिन वो क्या हो गया, कट ऑफ बढ़ गई थी, क्यों, नॉर्मलाइजेशन हो गया, रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, इस वजह से हाई चली गई थी वो।
तो एक्चुअली में अगर वो सब ना होता तो कट ऑफ ऐसे ही रहती। ठीक है, तो पेपर का लेवल हल्का से स्लाइटली पिछले साल से ऊपर, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बढ़ गया तो थोड़ा सा इंग्लिश पिछले साल के मॉक से थोड़ा बेटर ही बना रहे हैं इस बार। और बाकी अदर कैटेगरीज की आप सेफ स्कोर देख सकते हैं 4200 4800 ग्रेड पे के लिए सेफ स्कोर देख सकते हैं इन पर्टिकुलर मॉक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मॉक्स लगाते रहिए। अपना जो लाइव मॉक 11 12 13 आएगा वो लोग मॉक्स भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू वेट एंड अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। और अपनी अगर आप कंप्लीट तैयारी जो अगले साल को टारगेट कर रहे हैं, जो मतलब प्री इस बार नहीं हुआ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि चलो मेंस के मॉक देते रहे, ठीक है, प्री कुछ मार्क्स से रह गया लेकिन अगले साल की तो तैयारी करनी है, तो उनके लिए न्यू टारगेट जो ग्रुप्स हैं, टारगेट ग्रुप्स, वो भी स्टार्ट होंगे 2 जनवरी से। और मैथ्स का कंप्लीटली न्यू कोर्स भी 2 जनवरी से आ रहा है, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो में अनाउंसमेंट वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें सारी चीजें बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें चलेंगी। सो यू कैन एनरोल इन द एग्जिस्टिंग कोर्सेज, उसके अंदर न्यू क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, बाकी चलिए मैथ्स के सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछी गई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेरी इजी क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 500 रुपीज है जो कि 2 साल में बन जाते हैं 720। जब इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है एनुअली तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आप कहेंगे सर 500 रुपीज इन्वेस्ट करें, कितने बन गए 720। अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 500 और 720, ये प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है। अगर मेरे को 1 साल का निकालना हो तो हम पावर 1/2 भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा। अगर आप देखें तो कुछ चीजें कॉमन आ रही है, वो काट भी सकते हैं, जैसे इससे काट दिया, 5 से काट दो, 5 के अराउंड 2 से काट दो, तो ये वाली वैल्यू 25 और ये वाली वैल्यू 36। जब मैं इनका रूट लूंगा तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी 5:6। मतलब अगर आपने 5 रुपीज इन्वेस्ट करें तो बन जाएंगे 6 एक साल के बाद। कितने का इंटरेस्ट मिल गया, एक का, कितने पे 5 पे, तो कितना होता है 20%। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये ओरली करने वाले सवालों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि P मीन प्रपोर्शन है 25 और 4 का, तो 2 नंबर दे रखे हैं, उनका मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट में उन दोनों का प्रोडक्ट, और ये वाली वैल्यू 100 का रूट निकालूंगा तो 10 आ गया। कहता है क्यों थर्ड प्रपोर्शन है इन दोनों का। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, जो 2 टर्म हो अगर A और B तो B² डिवाइडेड बाय A, मतलब 18 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू का मान आ जाएगा, 6 से काटा तो 3 और यहाँ पे आया 2 से काटूंगा तो 9, तो ये आ गया 27। हमें वैल्यू बतानी है 2P प्लस क्यू की, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसे फाइनली इसमें जोड़ देंगे तो ये 20 प्लस 27 47 हो जाएगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलें आगे, आसान था ये भी। अगला सवाल हमारे पास कहता है 1,80,000 को हमने 3% A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ इस तरीके से कि A को इसका 25%, B को 35% और C को 40% मिलेगा। A को सेम अमाउंट मिलता है अगर वो कोई दूसरे सम जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन तीनों के अंदर 50%, 30% और 20% कुछ इस तरीके से, तो हमें बताना है B को दोनों सम में से मिला के कितना पैसा मिलेगा। तो पहला अमाउंट तो आपने देख रखा है, ये वाली वैल्यू है 1,80,000। हमें दूसरा सम नहीं दे रखा, लेकिन एक रिलेशनशिप दे रखी है कि A को जो अमाउंट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है इसमें और इसमें। तो मैं कह सकता हूं भाई इस वाले सम का 25% बराबर है इस सम के 50% के, है ना। तो आपको ऑब्वियसली ये चीज समझ में आ रही होगी, जो ये वाला सम रहा होगा ये क्या इसका हाफ रह गया होगा, किसका, इसका। मैं अगर ऐसे कहता कि 25% ऑफ इस सम को मैं मान लेता से x, ये बराबर हो गया 50% ऑफ y के, तो आप कहते सर x किसके बराबर, 2y के बराबर, तो y का मान मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर ये वाली वैल्यू 90,000, हालांकि इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे यही पूछा है कि भाई B का टोटल कितना पैसा मिला। तो आप कहेंगे सर इसका 50% का हाफ कर दूं अगर मैं, तो इसके बराबर आ रहा है। तो अगर मेरे को इसी
सम के करस्पॉन्डिंग चाहिए तो 30% का मैं हाफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 15%, और 15% आप इस 35% में जोड़ दो तो ये कितना बन गया, आप कहेंगे सर 50%। तो मेरे पास जो ओरिजिनल सम था, बी को कितना पैसा मिला उसका 50% मान लो। 50% क्या होता है, आधा, और 50% यही तो वैल्यू निकाली थी मैंने, तो 90,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक सम ये था, दूसरा सम ये था, ए का 25% यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 50%, दोनों अमाउंट बराबर है। तो मैंने कहा कि भाई ये वाली वैल्यू क्या क्या है, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो इसके बराबर आ जा रही है वैल्यू। तो हमें अगर इसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए तो आप कहेंगे सर बी के 30% का आधा कर दो, ये आया 15%। तो मैं कह सकता हूँ बी को टोटल अमाउंट कितना मिला, इसका 35 प्लस 15 दैट इज 50%, जो कि 900 के बराबर होगा, सॉरी 90,000 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास, इसे सोल्व करके बताना है 2x माइनस 3y प्लस 5z की 10z की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार करा रखे हैं। जब भी ये फॉर्म दे रखी है आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और उसके बाद कोई इंटीजर वैल्यू दे दी और इधर कुछ दे रखा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इस वाले पार्ट को आप क्या कर लिया करो, 2 को कॉमन ले लो और यहाँ पे x y z 2 को ब्रैकेट में लेके अलग से लिख दो। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे 3x प्लस 3y, और यहाँ पे अगर 2 को कॉमन लिया है तो मेरे पास ये 2z के बराबर होगा और माइनस में 3। अब हमें क्या करना होता है, x y z की डायरेक्टली वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ पे, तो 2 के बाद ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट है डेट इज 3, ये वाला 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो डिवाइडेड बाय 1, ये x का मान आ गया। y का मान क्या होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3 और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 तो ये 9 लिखेंगे, और z का मान मेरे पास यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। ये वैल्यू होती है। अब ये कैसे करते हैं, आप जनरली से बेसिक से सोल्व करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट आप इधर लेके जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसे 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम के बराबर ये बनेगा जो कि 0 के इक्वल आएगा। फिर इंडिविजुअली सबको 0 के बराबर रखते हैं और हम फिर x y z की वैल्यू निकाल पाते हैं। उसी का शॉर्ट वर्जन ये होता है जो मैंने क्लासेस में ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रखा है। तो यही चीज यूज करेंगे, एसएससी कई बार इस पे सवाल पूछ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे y हो गया 1/3 और z हो गया मेरा 1/2 और x तो 3 दिख ही रहा है। हमें 2x माइनस 3y प्लस 10z बताना है, तो 2 इंटू में 3 माइनस 3 इंटू में 1/3 प्लस 10 इंटू में 1/2, ये एलिमेंट हो गया 1, 6 माइनस 1 5 प्लस 5 डेट इज 10। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। तो ये डायरेक्टली अगर आपको ये तरीका पता होगा तभी आप कर पाएंगे, बेसिक से करने जाएंगे एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। बेसिक से मैंने पहले भी कितनी क्लासेस में करा रखा है तो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन में कहता है कि भाई अगर P को 1 रुपए मिलता है तो Q को उसके कॉरस्पॉन्डिंग 60 पैसे मिलते हैं। तो P और Q का अगर मैं रेशियो देखूं तो भाई 1 रुपया 60 पैसा क्या होगा, 0.6 रुपीज। आगे कहता है अगर Q को 1 रुपया मिलता है तो R को उसका 8 पैसा मिलता है। तो यहाँ पे अगर Q और R की बात करूं तो Q को 1 मिला तो R को कितना मिलेगा, 0.8। कुछ इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। अगर R का जो टोटल शेयर है वो 96 है तो हमें P का मान बताना है कि भाई P का मान क्या निकल के आएगा। अब आपके ऊपर आप इसे किस तरीके से करना चाहें, ठीक है। आप डायरेक्टली करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। भाई मैंने कहा कि भाई R का शेयर क्या है, 0.8। 0.8 किसके बराबर है, 96 के बराबर है। 0.8 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 120 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो 1:120 के बराबर, तो ये 120 के बराबर क्यों, ये 0.6 किसके बराबर, 120 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 0.6 से काटूंगा तो 200 टाइम्स जाएगा, तो 1:200 के बराबर। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप इसे 0 बिल्कुल बेसिक से करना चाहे तो आप रेशियो को इक्वेट करके कि भाई क्यू का रेशियो दोनों जगह मेंटेन कर देंगे, फिर पी क्यू आर का आपको रेशियो मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये, फिर आपको रेशियो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है यहाँ पे, ये बेसिक से कर रहे हैं तो डायरेक्टली हो रहा है। वरना फिर उसी तरीके से मैं लिखता कि भाई मेरे को अगर पूरा रेशियो बना के करना होता तो पी और क्यू, मैंने कहा पी को भाई 100 मिल रहे हैं तो क्यू को 60 पैसे मिलेंगे, तो आप रेशियो डायरेक्टली लिखते भाई ये हो गया 5:3। फिर क्यू और आर का अगर आपको लिखना होता कि भाई इसे 100 पैसे तो उसे 80 पैसे, तो 5:4। अब रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें कहते हैं सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, क्यों, तो इसमें 3 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली पी और आर का रेशियो आप निकाल सकते थे यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू हो जाती 25 और ये 12।
12 आपका 96 के बराबर है, तो कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे ये 25 इंटू में 8 ये हो गया 200 टाइम्स। ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ऐसे कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि हम एक ही अप्रोच को लेके चलें एग्जामिनेशन में। जो दिमाग काम करा जिस तरीके से, आप वैसे भी निकाल सकते हो, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, मुझे डायरेक्टली वैसे ही दिख गया तो मैंने वैसे कर दिया। अगला सवाल हमारे पास, अब जैसे ये वाला सवाल है, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास ना 8400 रुपीज है, जो कि 12,600 बन जाते हैं 6 2/5 ईयर्स में एक सर्टेन रेट % पर एनम पे। सेम अमाउंट को बनेगा मेरा x इन 3 1/6 ईयर्स पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है x का मान क्या रहेगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को देखो बेसिक से करने जाओगे तो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अगर आप डायरेक्टली करोगे तो बहुत आसान है करना। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्या यही चीज हम पढ़ते हैं, है ना। अगर मेरे पास प्रिंसिपल सेम हो जाए, रेट सेम हो जाए, तो मैं कह सकता हूं ये तो कांस्टेंट है 100, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। जल्दी बताओ ये होगा या नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं S1/S2 ये बराबर हो जाएगा मेरे पास T1/T2 के। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अब इसी चीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मेरे पास पहले टाइम कितना है 6 2/5, 6 2/5। सेकंड केस में टाइम कितना लेना है 3 1/6, है ना। पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप कहेंगे सर हमारे पास सम है, प्रिंसिपल है इतना और अमाउंट बन रहा है इतना, तो ये वाली वैल्यू 4200 का गैप आ गया, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। और इस वाले केस में मान लो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आता है SI, जो मुझे निकालना है, और मेरे को फाइनल अमाउंट बताना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 8400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें देखो एक चीज तो ये कि आपसे पूरा सिंप्लीफाई करें और सोल्व करके अपना आंसर बता दें कि भाई SI की वैल्यू ये आई और यहाँ पे पुट कर दें, ये किया जा सकता है। बट अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर आपकी है ना, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या ये वाली वैल्यू क्या इसके बिल्कुल आधे के आसपास जा रही है। अगर मैं इसका हाफ कर देता तो 2 से डिवाइड करना पड़ता, आप कहते सर ये आता 3 1/5, और यहाँ पे क्या दे रखा है 3 1/6। मतलब इससे बहुत थोड़ा सा छोटा है बस ये वाला रेशियो, बहुत माइन्यूट सा छोटा है इसके आधे से, है ना। तो अगर मैं इसका आधा करूंगा तो मेरा जो ये वाली वैल्यू बनेगी 2100। चांसेस है भाई मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा इससे जरा सा छोटा हो, है ना। लेकिन छोटा होगा ये तो मेरे को पता है कितना छोटा होगा, अब जरा सा कितने वैल्यू बनेगी वो आपके ऊपर है डिसाइड करना, वो बाद में भी देखा जा सकता है। बट मेरे को इतना समझ में आया कि यार 8400 है, इसमें 8100 जोड़ूंगा तो ये 10500, इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा आंसर होगा मेरा। 4 ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इससे छोटा आंसर ये वाला दिख रहा है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चली गई, ये नहीं हो सकता। 10,500 से ये भी बहुत बड़ी वैल्यू चली गई, ये नहीं हो सकता। और ये वाली वैल्यू देखोगे तो आप बेसिकली 8400 में हमें 2100 जोड़ना था, ये तो हम इसका आधा ही जोड़ रहे हैं। समझ में आया, लगभग 1100 कुछ ही जोड़ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर 6 2/4 हमारा इसके बराबर है, हम इसका 1/4 जोड़ रहे हैं तब जाके ये वाली वैल्यू आएगी। 1/4 का मतलब हो जाता है यहाँ पे 4 से डिवाइड करता तो 1.5 और यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कुछ चलता। ये तो 3 कुछ है, तो क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती। अब एग्जाम में आपको ये चीज हिट करेगी या नहीं करेगी वो मैटर करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग पे। बट ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। बेसिक से तो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे कि ये वाला बेसिक से भी करना है, तो भाई ये चीज याद रखनी है, रिलेशनशिप पता है तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके आप SI निकालेंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग हाफ के बराबर, और जो डिफरेंस भी आएगा अगर आप करना भी चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये डिफरेंस है 1/5 माइनस 1/6 दैट इज 1/30, इसका डिफरेंस आएगा। मतलब इस वाली वैल्यू से मतलब इतना मेरे को और घटाना पड़ेगा, अगर ये वाली वैल्यू इसे रिप्रेजेंट करती है तो इतना और घटाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं मतलब इसी अप्रोच से जाके हम, लेकिन जरूरत नहीं है। आप बस ये कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है, बाकी तो पूरा आप बेसिक से सॉल्व यहाँ पे कर ही सकते थे। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है x माइनस वाई 8 के बराबर है 1/x माइनस 1/y 2/3 है, तो इसका मान बता दो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कुछ यूज नहीं कर सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। x माइनस वाई हो गया 8, अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में xy, आप कहेंगे सर ये y माइनस x, ये
किसके बराबर, 2/3 के बराबर। अच्छा एक चीज बताओ, x माइनस बाई 8 है तो y माइनस एक्स कितना होगा, -8 होगा, है ना। ये सोल्व करेंगे 2 से -4 और 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो x y की वैल्यू -12 आ गई, यही होगा। अब उसका मान बताना है। अब देखो इसे बेसिक से भी किया जा सकता है, वरना आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आपको x और y की ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है कि जिनका प्रोडक्ट आ जाए 12 और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए 8। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये सोचना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको 12 के फैक्टर्स पता है। 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई, ये मेरा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है, बस यही तो है ना। और अगर मैं 8 को देखूं कि भाई कौन से दो फैक्टर है, अब इन दोनों में कब प्रोडक्ट नेगेटिव में है तो एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली चांसेस है कि भाई ये y वाला मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो ये 8 आ जाएगा, है ना। तो आप अगर ध्यान देंगे तो 12 को मैं क्या 6 इंटू 2 में ब्रेक कर सकता हूं। आप देखेंगे अगर x मेरा 6 है तो y मेरा -2 हो सकता है, और इसमें से ये वाली वैल्यू रखी तो ये आ गया 8 और इनका प्रोडक्ट करा तो ये वाली वैल्यू आ गई -12। सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरा आंसर हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस -2 का क्यूब प्लस 6 स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा आंसर। 6 का क्यूब करूंगा यूनिट डिजिट 6, ये माइनस में आएगा आंसर तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस 2 का पावर 8 होता है, और ये 6 इंटू 2 12, 12 का स्क्वायर 144, यूनिट डिजिट 4, तो क्या बना यूनिट डिजिट मेरा आंसर क्या आएगी 8, ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। क्लियर। एक अप्रोच ये हो सकती है, बेसिक से करना हो तो बेसिक से करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली ये 6 -2 ऐसी कोई वैल्यू बने ही ना, आपको पूरा का पूरा सोल्व करना पड़े। तो उस केस में आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर x माइनस वाई का मान पता है, x y का मान पता है, तो ये निकालने में x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाल सकते हैं हम, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। सोल्व कर लेते हैं फटाफट से बेसिक से, क्या आंसर आएगा हमारे पास। आप कहेंगे सर x क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है मेरे पास x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, लिख सकते हैं। चलिए एक्स वाई कितना हो गया -12 का होल स्क्वायर, ये तो 144 आ गया, x माइनस वाई का होल क्यूब तो ये मेरे पास 8 का क्यूब प्लस 3xy -12 और x माइनस वाई ये मेरे पास आ गया फिर से 8। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगेन आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, जैसे इसकी यूनिट डिजिट आएगी 2 और 4 ये हो गया 6, और यहाँ यूनिट डिजिट कितनी आएगी नेगेटिव में, 3 दूनी 6 और 8, यूनिट डिजिट 8 आएगी, है ना। तो 6 में से 8 घटाना है और हमें पता है पॉजिटिव आंसर आएगा तो 6 कन्वर्ट हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 विल गिव मी यूनिट डिजिट 8, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो एक अप्रोच ये भी फॉलो कर सकते हो। अब अगला सवाल ये है कि भाई इसे सिंपलीफाई करके बता दो, ये तो सबने देखते ही कर दिया होगा, सोल्व इसमें क्या ही है, हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं भाई, पहले सिंपलीफाई करते हैं। देखो √28 है 27 है, इसे मैं सोल्व करूंगा तो आप कहेंगे सर रेशनलाइज करूंगा 28 माइनस √27 डिवाइडेड बाय रूट में 28 माइनस रूट में 27, ये क्या तो क्या हुआ, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे √28 का स्क्वायर माइनस में √27 का स्क्वायर बनेगा, तो 28 माइनस 27 नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर बचेगा √28 माइनस √27। अब देखो यहाँ पे 1 का गैप था ना, इसलिए इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 का गैप है और यहाँ तक भी 1 का गैप चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में हर केस में मेरे पास 1 1 आता रहेगा। अच्छा रेशनलाइज करूंगा तो इसमें क्या बचेगा, हमने बड़े में से छोटा गया था तो यहाँ पे आएगा √29 माइनस √28, और ऐसे चलते रहेंगे तो ये मेरे पास आएगा √130 माइनस √129, ये चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास √28 कट गया माइनस का √28 इससे कट गया, ठीक है। ऐसे अगले स्टेप पे बढ़ता तो 28 29 था, फिर 30 29 होता, तो आप कहते सर प्लस में √30 माइनस में √29, तो मेरे पास ये 29 कट जाता फिर 30, और ऐसे अगर मैं काटता चलता लगातार तो मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यू बचती, ये इधर 129 वाला भी कट जाता पीछे, ये सब कट जाता, ये प्लस का 130 और यहाँ पे माइनस का √27 बचता। तो रूट में 130 कुछ बाहर निकाल सकते हैं, 1325 नहीं निकाल सकते, √27 में से क्या निकाल सकते हैं, ये तो 3√3 होता है। तो दिस विल बी माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अच्छा, एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। ये जब आप सोल्व कर रहे हैं पूरा का पूरा, क्या आप ये दिमाग लगा सकते हैं भाई सब कुछ पॉजिटिव है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर चारों ऑप्शन को मैं देखूं तो इस वाले केस में तो ये 3√3 क्या होता है, √27 ही होता है। नेगेटिव आंसर दे रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था मेरा, है ना। ये पॉजिटिव दे रहा है, ये हो सकता है। ये भी, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, √130 था, ये नहीं, ये पॉजिटिव है, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था। ये फिर से नेगेटिव चला गया, ये नहीं हो सकता था। तो मेरे पास जो आंसर हो सकते थे इन दोनों में से ही होता, बाकी दूसरा कोई होता नहीं। और जनरली जब इस तरह के सवाल हम देखते हैं तो हमें पता है एक्सट्रीम वैल्यूज में आंसर आता है। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या, इसमें सबसे छोटा और इधर सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइनली हमें रिजल्ट में दिख ही जाता है। तो 130 और 27 मेरे को कहीं ना कहीं दिखता, जो कि सिर्फ सी में मिलता है। इस तरह की जितनी भी सीरीज होती है उसमें ये चीज कॉमन रहती है। चलें आगे, ज्यादातर में। अब यहाँ पे ये सवाल मेरे पास आया, क्वेश्चन में कहता है एक फेस्टिवल सेल है जिसमें एक शॉपकीपर क्या करता है, 12% डिस्काउंट देता है क्लोथ्स पे अगर एक कस्टमर 2 से ज्यादा आइटम खरीदता है। रिया ने 5 टॉप्स खरीदे 3168 के डिस्काउंट पे। डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट हो गया। हमें बताना है कि क्या प्रॉफिट शॉपकीपर को होगा अगर वो सारे टॉप्स क्या करे, फुल प्राइस पे बेचे, ठीक है। तो सारे टॉप्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे 5 टॉप खरीदे तो 5 टॉप को लेके ही अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एमआरपी मैंने 5 टॉप का मान लिया एम है, 12% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 88%। रिया ने कितने का खरीदा, एक टॉप 3168 का खरीदा, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर ही हो गया। इतने का 5 टॉप उसने खरीद लिए, उसके बाद भी उसे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं अगर 5 टॉप्स का कॉस्ट प्राइस में सीपी मान लो तो 125% करना पड़ेगा इसका, 25% प्रॉफिट जोड़ दिया। तो क्या ये तीनों चीजें सेलिंग प्राइस के बराबर आ गई, इक्वेट कर दिया। हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट क्या होगा शॉपकीपर का अगर वो सारे के सारे इन 5 के 5 टॉप्स को बेचता फुल प्राइस पे। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप कहते हैं सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, एमआरपी, और कॉस्ट प्राइस तो मेरा सेम ही है, तो इसका मान बताना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर एमआरपी निकाल सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरे पास 88% इसके बराबर है एमआरपी का, तो एमआरपी आ जाएगा 3168 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये 3168 है डिवाइडेड बाय 125 इंटू में 100, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये डिफरेंस मेरे को बताना है कि फाइनली वैल्यू में क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, पॉइंट में 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू जा रही है, पॉइंट में 4 और जो लास्ट वैल्यू अलग है। तो ये 2-3 चीज ऑब्जर्व करने वाली हमने कर ली। अच्छा, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चाहे तो कुछ चीजें कॉमन लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्टली काट लें तब भी हमारा आंसर मिल जाएगा। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो चांसेस है, क्योंकि अगर नीचे 11 बचा रह जाए, 88 क्या होता है 8 इंटू में 11, तो 4 से तो ये कट ही जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, हमें पता है। तो 8 से तो कटना है, 11 बचेगा, तो पॉइंट के बाद लगातार वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो चांसेस है कि ये वाली वैल्यू भाई 11 से कट जाए ऊपर वाली। आप देखेंगे डिजिट 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, तो 6 और 3 9 और 8 और 1 9, ये 11 से कट रही है, तो 11 से काट दो पहले, और 11 से जैसे ही मैंने इसे काटा तो ये वाली वैल्यू 2 जा, फिर 8 जा और 88, फिर 288 तो 8 से भी कट जाएगा आपका, 4 जा और 6, सॉरी 3 जा और 6 जा, तो यहां पे आ गया 3600। और इधर अगर मैं देखूं तो 25 से काटूंगा 4 और ये है 5। अब 5 से तो कुछ कट नहीं रहा और हमें दिख भी रहा है पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे आंसर आ रहा है, तो ऊपर नीचे आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आएगी, क्या आप बता सकते हैं भाई 10 है, तो 8 8 जा 64, तो सोल्व करने के बाद डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो पॉइंट के बाद 4 आएगा, और 0 में से पॉइंट के बाद 4 को घटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 6 मेरा फाइनल आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर जो भी आंसर होगा पॉइंट के बाद वैल्यू क्या आएगी 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, सी करेक्ट। पूरा सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। चले आगे, अगला सवाल कहता है पीटी एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलो बना भी रखी है टीम ने फिगर, सेंटर ओ है, पी ये होगा फिर पॉइंट, पीटी एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी, तो ये सी पॉइंट होगा और ये टी पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से ही होगा।
ए बी डायमीटर है, ए बी को आगे प्रोड्यूस करो तो टी पे मिलेगा, मतलब ए बी, अगर ए बी को प्रोड्यूस कर रहा हूं ना तो आप समझ जाना कि ए से जा रहे हैं हम बी को आगे बढ़ाते हुए पी तक लेके जा रहे हैं। ए बी प्रोड्यूस लिखा है तो ये होता है, अगर बी ए प्रोड्यूस होता तो मैं बी ए बनाता, ए बनाता और फिर पी उधर बनाता, ठीक है। ए बी डायमीटर है, हमें ये चीज समझ में आई। इसके अलावा कहता है कि बी पी सी 42, बी पी सी, ए वाला कौन 42 डिग्री दे रखा है, तो हमें बताना है ए सी पी, ए सी पी ये वाला कोण कितना होगा। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट हमें दे रखा था कि भाई ये टेंजेंट है, तो हमें पता है ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा। ये 90 डिग्री, ये 42, ये वाला पूरा ट्रायंगल अगर आप देखो तो इन तीनों का सम 180 बनेगा, तो ये 90 तो इन दोनों का सम 180, तो ये 48 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये रेडियस और ये भी रेडियस है, तो ये इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, तो ये 48 एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम के बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना 48 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डेट इज 24 हो गया। और अगर ये 24, ये 90, तो मेरा आंसर कितना 24 प्लस 90 डेट इज 114। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? कई बार इस टाइप के देख चुके हैं हम ऑलरेडी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है एक लाइन का ओरिजिन से, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। आप कहेंगे सर अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना ओरिजिन से, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला लगा दूं तो इस लाइन को अगर हम देखें तो 45 डिवाइडेड बाय a बन जाएगा 9 और b बन जाएगा 12, रूट में 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब 9 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं भाई, 15 के साथ कितनी बार पता है, तो भाई ये 15 आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जिसे बाद में देखना। तो 9 और 12 के साथ ट्रिपलेट 15 के साथ हमें पता ही है ऑलरेडी, तो ये आ गया 3। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? इसी में एक चीज और पूछ लेते हैं कई बार कि अगर ओरिजिन से ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पूछ ले कि भाई एक लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, मान लो पॉइंट है मेरे पास x1 y1, तो फिर होता है, फिर हमारे पास डिस्टेंस होता है a x1 इंटू में b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आजकल बहुत पूछ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये सवाल है, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेचा 720 रुपए का, पहले उस पे x% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे, और फिर एक और डिस्काउंट दिया जो कि सेम नॉमिनल रुपी वैल्यू के बराबर था। तो हमें बताना है अगर एमआरपी हमारे पास कितना है 800, तो x का मान क्या होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेम नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई कीमत है 200 रुपए, मैंने इस पे दिया 10% डिस्काउंट, तो आप इस कहेंगे सर इसका 10% हो गया 20, है ना, तो 20 घटाना पड़ेगा तो आ गया 180। अगर मैं सेम नॉमिनल वैल्यू का डिस्काउंट दे दूं तो आप कहेंगे सर अब इस पे एक 20 रुपए का और डिस्काउंट दे दो, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 160। तो आप कहेंगे सर ये 20 किसके बराबर था, इसके 10% के बराबर था, तो मैं कह सकता हूं इसी का 10% और घटा दिया। अगर इस 10% को मैं x की फॉर्म में ले लूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, तो कितना डिस्काउंट हो गया इसका, x प्लस x 2x डिस्काउंट। 20% अगर मैं इसका डिस्काउंट कर दूं तो क्या मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैंने पहले कोई डिस्काउंट दिया x% का और सेम नॉमिनल वैल्यू रुपीज में वैल्यू का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल पे मेरा डिस्काउंट कितने का हो गया, 2x का हो गया। तो यहां पे हमें यही दे रखा है 720 का एक आर्टिकल बेचा गया, कब, जब हमारे पास 800 रुपीज का एक आर्टिकल था, उस पे x% का डिस्काउंट और फिर नॉमिनल वैल्यू के बराबर डिस्काउंट। तो आप कहेंगे सर 2x का डिस्काउंट हो गया, तो 100 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100, ये इसके बराबर होगा सेलिंग प्राइस। सोल्व करके हम अपना इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि x का मान क्या आएगा। हालांकि आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई 720 800 का कितना होता है, 10% होता है, तो 2x मेरा 10% के बराबर होगा और x का मान 5% के बराबर होगा। जरूरी नहीं है हर बार हम बेसिक में कहानियां लिख के क्वेश्चन का आंसर निकालें, आप अपना माइंड भी ओपन रख सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा इस पे 2x% का डिस्काउंट देंगे तो ये वैल्यू बनेगी, हमें दिख ही रहा है ना भाई इस पे 10% का डिस्काउंट है ना, तो 2x का मान 10 के बराबर, x का मान 5 के बराबर, क्यों मैं ऐसे सोल्व करूंगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें एंगल ए मेरे पास कितने का है, ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है। एम ए मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट हो गया ये पॉइंट एम, और आगे डी पॉइंट है बीसी के ऊपर कुछ इस तरीके से, एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी पे। ए बी 8 दे रखा है, बी ए सी 15 दे रखा है, तो हमें मान बताना है एडी रेशियो एम का। अच्छा 8 और 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 17 के साथ, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर ये मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूस का वही पॉइंट हो जाता है मेरा किसका, सर्कम सेंटर का, ये हमने पढ़ा है। और अगर ये सर्कम सेंटर का पॉइंट हो गया तो आप कहेंगे सर इससे सारी वर्टिसेस इक्वल दूरी पे, तो ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस होता है, तो मैं यहां से एम का मान बता सकता हूं। आप कहेंगे सर 2r तो हाइपोटेन्यूस 17 के बराबर, तो r कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास यहाँ पे एम का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब बात आती है एडी की कि इसका मान कैसे निकालें। एडी के लिए आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 15, अगर मैंने 90 डिग्री ये माना, और ऐसे अगर मैं बेस को क्या मान लूं, ये वाली दूरी मान लूं, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, ये भी एरिया होगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं हाफ इंटू में, हालांकि फॉर्मूला आपको पता है कि दिस इंटू दिस बराबर होता है दिस इंटू दिस, बट फिर भी मैं पूरा लिख रहा हूँ, हाफ इंटू 8 इंटू 15 ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू में 17 इंटू में एडी के, और यहां से आप सोल्व करेंगे तो ये हाफ से हाफ एलिमिनेट हो जाएगा और ये 15 नीचे चला जाएगा, तो 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 17, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 18 8 इंटू 15 120 इंटू में 2 240, और ये वाली वैल्यू 17 का स्क्वायर 289। चले आगे, हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो आपको पता ही है। अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कहता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई हमारे पास एक टीन है देसी घी का जो 3/4 है अपनी कैपेसिटी के, 8 बोतल घी इसमें से निकाला गया और 10 बाउल ऑफ घी हमने इसमें डाल दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1/2 फुल रह गया अपनी कैपेसिटी का। अगर हमारे पास जो एक बोतल की कैपेसिटी है वो ट्वाइस है एक बाउल की कैपेसिटी के, तो हमें बताना है कितनी बोटल्स ऑफ घी इस टिन में आ सकती हैं। अब देखो ये सवाल पढ़ते हुए अगर आपको लगे यूनिक सा है, अजीब सा है, हालांकि लेटेस्ट एग्जाम पे बेस्ड है, बट आपको लास्ट के लिए छोड़ना है जो पहली बार लगे। सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको यूनिक सा देख के लगे, लंबा लगे, तो लास्ट के लिए छोड़ो, आराम से करो, फ्री माइंड से करोगे जल्दी हो जाएगा, जल्दबाजी में करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब देखो मैं कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से लाइन बाय लाइन चलता हूं। एक देसी घी का है मेरे पास जो 3/4 है अपनी कैपेसिटी का, कैपेसिटी मान ली मैंने, चलो C 3/4 है, तो इसकी कैपेसिटी हो गई है 8 बोतल हमने घी इसमें से निकाल लिया, तो मैंने कहा 8 और एक बोतल की कैपेसिटी मान ली मैंने B, तो ये निकाल लिया। इसके अंदर 10 बाउल घी मैंने डाल दिया, अब ये बोतल था, बाउल डाल रहा हूं, तो बाउल को आप किसी और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो ए से मैं बाउल की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने ये डाल दिया, तो हमने देखा कि भाई ये अपनी कैपेसिटी का 1/2 फुल है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, हमने मानी थी C, तो ये अपनी कैपेसिटी का 1/2 फुल है, ये हो गया रिलेशनशिप। कहता है जो कैपेसिटी है एक बोतल की वो ट्वाइस है कैपेसिटी ऑफ बाउल की, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बोतल की कैपेसिटी ट्वाइस ऑफ बाउल की कैपेसिटी है ना। तो इसी चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हमसे फाइनली किसमें पूछा है कि आप ये बताओ कितनी बोटल्स ऑफ घी हम एक टिन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कैपेसिटी टिन की ये है, बोतल की फॉर्म में पूछा है, तो मैं इसे ना रिप्लेस करके 10A को रिप्रेजेंट करूंगा बाउल की फॉर्म में, 2A 1 बाउल की कैपेसिटी के बराबर है, सॉरी 1 बोतल की कैपेसिटी के बराबर है 2 बाउल, तो 10 बाउल 5 बोतल की कैपेसिटी के बराबर होंगे, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 5B से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। सोल्व कर लो भाई ये -3 भी बचेगा मेरे पास, 1/2C इधर जाके घटाऊंगा, ये आ गया 3 बाउल, 3/4 में से 1/2 को घटाऊंगा 4 LCM आ जाएगा, 3 - 2 ये बच जाएगा C/4।
अब यहाँ पे देखेंगे C इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 बाउल। ये बिल्कुल बिगिनर वाली अप्रोच जो आप सोच सकते हो, बेसिक से कोई भी एग्जाम में सवाल बने, क्या इतना सोचा जा सकता है? क्या बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गए, बहुत मुश्किल हो गया है क्वेश्चन? नहीं, लेकिन ये कब कर पाओगे? जब माइंड शांत होगा। ठीक है, बाकी और अप्रोचेस भी इसकी कराई जा सकती हैं। ठीक है, और अप्रोचेस मैं आपको थोड़ा सा, अगर हम इसे थोड़ा सा वैसा करने की कोशिश करें कि भाई चलो रेशियो लेके करते हैं या कुछ और चीज बना के करते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं, भाई देखो इसी चीज को मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हो सकता है वो आपको लंबा लगे तरीका, हो सकता है आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या था? एक टिन था जो कि 3/4 फुल था अपनी कैपेसिटी के। तो मैंने मान लिया टोटल कैपेसिटी 3/4 है ना, यूनिट डिजिट 4 है ना, नीचे भी लास्ट में 1/2 हो रहा है टोटल कैपेसिटी का, तो 2 और 4 का एलसीएम मैंने मान लिया टोटल कैपेसिटी है मेरे पास भाई 4x। तो अभी ये कितना फुल है? 3x फुल है। इसमें हमने 8 बोतल घी निकाला, 4 बाउल घी डाला, और बाद में ये भी दे रखा है कि भाई हमारे पास एक बोतल 2 बाउल के बराबर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास 10 बाउल है, कितने के बराबर? 5 बोतल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 5 बोतल को B मान लेते हैं, 3x में से 5 भी अगर मैंने घटा दिया तो अब ये टोटल कैपेसिटी का 1/2 हो गया। तो 4x था, इसका 1/2 करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2x। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, x का मान किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी, ये 5 बोतल के बराबर है ना, तो 8 निकाली और 5 डाली तो 3 भी आएगा। यहां पे वही चीज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, बस रेशियो वाला जिनको इस में दिक्कत होती है तो वो चीज हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x हो गया मेरा 3 बोतल के बराबर, 4x इसके बराबर होगा, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू 12 बोतल के बराबर। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो आगे, बताना आप इसमें कंफर्टेबल थे या इसमें थे। बट इसमें यह है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें माइंड में रखनी पड़ती, तब हम इस तरीके से कर पाते हैं। इसमें मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन माइंड में नहीं रखी, जो क्वेश्चन में दे रखा था एज इट इज मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह चलता रहा और अपना आंसर निकाल लिया। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मेंटेनेंस वर्क की वजह से उसकी स्पीड 30% से घट जाती है अगले 60-80 किलोमीटर में। तो हमें बताना है टोटल टाइम क्या लगेगा पूरी जर्नी का। बहुत आसान है, आप कहेंगे सर 120 गया 60 की स्पीड से तो इतना टाइम लगा, अब रिमेनिंग 80 किलोमीटर जाना है, स्पीड 30% से घट गई, पहले 60 थी तो 30% घट गई, तो कितना रह गया इसका? 70%। तो 7/10 कह सकता हूं। तो नई स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस ये, टोटल टाइम बता दो। तो 2 प्लस क्या वैल्यू आएगी? 0 से 0 कट गया, 6 7 जो 42, 80 डिवाइडेड बाय 42। अब एक चीज बताओ, ये 80 की जगह 84 होता तो आप कहते सर 2 + 2 4 बन जाता, इसका 2 गुना। लेकिन ये 80 है, थोड़ा सा कम है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर 4 से थोड़ा सा कम होगा। 4 ऑप्शन है, 3 से कम है ये तो हो नहीं सकता, 4 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो यही आंसर हो सकता है। खत्म, कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इस डेटा का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मेरे पास? ये वाली वैल्यू होती है आपके पास। अब इसे डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखते हुए मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप करके ही बता देता हूं। आप कहेंगे सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो 14, 19 और 30। कितनी वैल्यूज हैं? 4 वैल्यूज हैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 15/2। क्या यही होगा मेरे पास? क्या? एवरेज। अब हम एवरेज से इनमें डेविएशन निकालते हैं कि भाई एवरेज से ये कितने गैप पे हैं। अब आपके ऊपर है, आप इसे पॉइंट में लेना चाहें तो पॉइंट में भी ले सकते हैं 7.5 मान के। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर लो, मैं डायरेक्टली प्रेफर करूंगा क्योंकि फिर बड़ी वैल्यू चली जाती है, उसमें ज्यादा बड़ा स्क्वायर करना पड़ता है आपको। तो अगर हम देखें 15/2 में से ये घटाऊं तो ये इंटू 2 कर दो, सब में डिफरेंस निकालने के लिए फिर सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर 12, 6 × 2 12, 15 में से घटाऊंगा तो 3/2। ऐसी 16 में से 15 घटाऊंगा तो 1/2, 10 में से 15 घटाऊंगा 5/2 और 22 में से 15 घटाऊंगा तो 7/2। कोई मुश्किल था? नहीं था। हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट लिखना होता है इसका डिफरेंस निकाल के मीन से। अब इनका स्क्वायर करना है और सम कर देना है। स्क्वायर करके क्या कर देना है? सम कर देना है।
डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ वैल्यूज से। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 4 वैल्यूज है, 4। अच्छा, और इसका रूट लगा देना, ये मेरा आंसर है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गया स्टेप, बस इतना ही करना है। अब एक चीज बताना मुझे छोटी सी, कि अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर यहाँ पे लिखा होता सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चन अभी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था, तो उस केस में नंबर ऑफ वैल्यूज की जगह n-1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे 4 की जगह 4-1 3 आ जाता उस केस में। चलिए इसे सोल्व करेंगे। अब देखो रूट में जा रहा है, आपको पता है ये 2 का स्क्वायर इतनी बार आ रहा है, 2 बाहर आ जाएगा यहां से, और 2 यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो 4 तो मेरा बाहर ही आ गया। अब कैलकुलेशन क्या रह गई, कुछ भी नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 10, और यहाँ 25 35 हो गया। 35 प्लस 49 क्या, ये वाली वैल्यू 84 हो गई, है ना। 84 में से भी 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2√21, तो 1/2 रह जाएगा, 2 से काटूंगा तो रूट में 21। ये मेरा आएगा इस क्वेश्चन को आंसर। अच्छा, अब 21 किसके बीच में, 4 ऑप्शन दे रखे, करेक्टेड टू डेसिमल प्लेस बताना यार, लेकिन ऑप्शन टीम ने इतने मतलब इतने दूर दूर ऑप्शन है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 और 5 के बीचों बीच पड़ रहा है, ये 4.5 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास 2.2 समथिंग कुछ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है कि यार 2.2 इस रेंज में जाएगा, मतलब 2 से बड़ा होगा। या फिर आप हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज भी ले लेते हैं कि 4 रखा और 5 रखा, आप कहेंगे सर 2 और 2.5 के बीच में ही मेरी आंसर हो सकता है। ठीक है, 4.5 ना भी लो, मैंने कहा कि भाई 2 यहाँ पे 4 रखूंगा, इससे बड़ा होगा, यहाँ पे 5 रखूंगा, इससे छोटा होगा, बस ये रेंज भी समझ लिया अगर मैंने, तो मेरा आंसर क्या आ गया। आप कहेंगे सर 2 और 2.5 के बीच में सिर्फ एक ही सवाल था, ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गया। बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। क्या कैलकुलेशन है ये, विद इन 1 मिनट बड़े इजीली आप कर सकते हो। मैंने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी आपको कराए हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, उसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है और बाकी सारी चीजें। ये वाला सवाल आजकल बड़े प्रचलन में है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है। कहता है हमारे पास एक रेगुलर राइट स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस साइड है 10, तो बेस साइड 10 हो गई। स्क्वायर पिरामिड हमारा ऐसे ही होता है कि एक फिर ऊपर पॉइंट होता है जिसमें सारे वर्टिसेस को मिला देते हैं, तो पिरामिड बन जाता है। एक इंसेक्ट चलना स्टार्ट करता है फ्रॉम वन बेस कॉर्नर टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट स्लांट एज अलोंग विद द सरफेस टू द शॉर्टेस्ट रूट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फालतू की है, एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस में फालतू इन्फॉर्मेशन बहुत डाल रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ जाओ। जो भी लगे ना लाइन अजीब सी है, आगे बढ़ो। कहता है इफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड इज 18, मतलब यहां पे सेंटर है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट यहां से होगा, परपेंडिकुलर टॉप का निकालते हैं हम, ये दूरी मेरे को दे रखी है 18, तो हमसे पूछा है स्लांट हाइट बता दो। स्लांट हाइट क्या होती है पिरामिड में, आप कहेंगे सर ये ना ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं, जैसे ये वाला आप देखोगे ना, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। तो जितने ट्रायंगुलर फेसेस मेरे बनते हैं उसमें अगर आप टॉप पॉइंट से लेके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। मतलब इस ट्रायंगल की अगर मेरे को स्लांट हाइट लेनी है तो वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पे परपेंडिकुलर डलेगा एंड दिस विल बी माय स्लांट हाइट। इसका मान बताना होगा, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये 10 था, यहाँ पे मिड पॉइंट लिया, ऐसे यहाँ पे मिड पॉइंट लूंगा, अगर ये वाली लाइन को मिला दूं तो ये मेरा 10 है, तो ये भी पूरा 10 होगा। इसके सेंटर से ये हाइट जा रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 होगी। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, अगर मैं इसे नाम दे दूं ए एम और इसे नाम दे दूं ओ, तो ट्राइंगल ए एम ओ, ये 90 डिग्री है हाइट, ये दे रखा है 18, ये वाली दूरी दे रखी है 5, और हमें ये बताना है। अच्छा, तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक चीज तो आपको ये दिख ही रही है भाई, ये हाइपोटेनियस की तरह काम करेगी, तो ये वाली वैल्यू हमेशा जो स्लाइंट हाइट होगी आपकी टोटल हाइट से बड़ी होगी, याद रखना। पिरामिड में टोटल हाइट कितनी थी, 18, 18 से बड़ा आंसर, ये दोनों नहीं हो सकता, या तो ये या फिर ये। अब आप देखोगे इनके स्क्वायर का जब मैं सम करूंगा, ये हो गया रूट में 18 स्क्वायर 324 और 5 का स्क्वायर 25, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 349। भाई ये तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 से छोटी है और 18 के स्क्वायर से बड़ी है, 19 के स्क्वायर से छोटा है 349, तो मेरा आंसर 18 और 19 के बीच में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 सही बताएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगला सवाल,
कहता है रवि और अमन साथ मिलके एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। रवि 25% लेस एफिशिएंट है अमन से, तो अमन की एफिशिएंसी 4 तो रवि की एफिशिएंसी 3। कितने दिन में रवि अकेले काम का 50% कर सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 7। साथ मिलके एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना। आधा काम करना है तो डिवाइडेड बाय 2, और हमें बताना है ये आधा काम रवि कितने दिन में कर पाएगा, तो रवि की एफिशिएंसी है 3। इस पूरे को 3 से विभाजित कर दो तो आपको मिल जाएगा रवि का टाइम। हाफ वर्क डिवाइडेड बाय रवि की एफिशिएंसी, ये हो गया रवि का टाइम। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखेंगे 2 से काटूंगा और फिर 3, 2 और 3 6 से काटूंगा तो 4, और 7 4 जा कितना 28। अगले सवाल पे चले। कहता है कि भाई इनमें से स्मॉलेस्ट बता दो कौन सा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, ये अगर रूट ना लिखा हो तो 2 मान लिया करो, ये 3 है और ये 6 है। तो इसे मैं 7 की पावर 1/2, 20 की पावर 1/3 और यहाँ पे 250 की पावर 1/6 लिख देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं भाई, इनकी जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज है इनका एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में। तो मेरे पास जब कंपेयर करना है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 7 की पावर 3, ये 20 की पावर 2 और यहाँ पे 250 की पावर 1। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये तो होता है 343, ये होता है 400 और ये तो 250 रह जाएगा। सबसे छोटा क्या होगा? ये होगा। तो मेरे पास 250, ये मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी। कहता है जो एवरेज सैलरी है एक कंपनी में एम्प्लॉयज की वो 25,000 है। एक न्यू एम्प्लॉय को जोड़ा गया जिसकी सैलरी है इतनी 70,000। इसकी वजह से जो एवरेज सैलरी है वो हमारी बढ़ जाती है 600 से। तो हमें बताना है कि कितने एम्प्लॉयज ओरिजिनली कंपनी में रहे होंगे। अब आपके ऊपर है, आप इसे डेविएशन मेथड से करना चाहें, बेसिक से करना चाहें या एलिगेशन मेथड से। तीनों मेथड्स इसमें लगाए जा सकते हैं। हालांकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर एवरेज सैलरी इंक्रीज हुई है 600 से, तो भाई पुराना एवरेज इतना था तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 25600, नया एवरेज यही बनेगा। अब जो पर्सन जुड़ा है उसने इतना तो उसकी सैलरी रही होगी, लेकिन उसने क्या करा होगा, बाकियों में कंट्रीब्यूशन किया होगा। मान लो हमारे पास n एम्प्लॉइज हैं, n एम्प्लॉइज के अंदर उसने कंट्रीब्यूशन किया होगा कितने का? 600 का। n एम्प्लॉइज में कितने का कंट्रीब्यूशन? 600 का कंट्रीब्यूशन किया होगा, तभी जाके तो मेरे पास जो नई सैलरी बनी वो इतनी बनी होगी। नई एवरेज सैलरी खुद तो एवरेज के बराबर, बाकी n एम्प्लॉइज के अंदर अगर वो 600 का कंट्रीब्यूशन करता है तब जाके एवरेज सैलरी मेरी इसके बराबर आ सकती है ना। तो आप ये देखिए कि भाई कितने का n इंटू 600 जो उसने बाकियों में कंट्रीब्यूशन किया वो किसके बराबर होगा? भाई जो उसकी जो नई एवरेज सैलरी बनी है उससे कितनी ज्यादा है उसकी सैलरी? 70,000 में से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 0 यहाँ पे 4 और 26 घटाया तो 44 यही आएगा। 600 लोगों में, सॉरी n लोगों में पर पर्सन 600 का कंट्रीब्यूशन पे टोटल कंट्रीब्यूशन इतना, तो n का मान कितना? 44400 डिवाइडेड बाय 600। 2 जीरो यहां से कट गई, 6 से काटेंगे तो 7 जा और फिर 4 जा, 74 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड तो यही होता है। आप कहेंगे सर मान लो पहले मेरे पास n एम्प्लॉइज थे तो मेरे पास सम कितना हो गया? 25,000 n हो गया, उसमें एक एम्प्लॉय जुड़ गया जिसकी सैलरी है 70,000, तो टोटल अब n प्लस 1 एम्प्लॉयज हो गए और एवरेज सैलरी कितनी बढ़ गई? 600 से बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं सर 25,000 प्लस 600। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सेम रिजल्ट पे आ सकते हैं। आप कहेंगे सर 25,000 है, n को ऐसे रखा तो ये वाले पार्ट में n में 25,000 प्लस 600 में से n में 25,000 n घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर n इंटू में 600 बचेगा मेरे पास, है ना। अब 1 इंटू में दिस 25 600 इसमें से घटा दो तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 4400। सोल्व करके इनका मान निकाल सकते हैं। यही चीज मैंने ओरली करने की कोशिश करी, बस कुछ नहीं है। a प्लस बी √29 है, a माइनस बी √5 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाय ए बी का मान बता दो कि क्या आएगा।
ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो स्क्वायर पे जाना है और ए बी भी चाहिए, तो कब आता है? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली वैल्यू 29 के बराबर हो जाएगी। इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें और मेरे को ये वाली चीज जो चाहिए ये मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मेरा काम बन गया। आप कहेंगे सर इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो क्या मिलेगा? ट्वाइस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 2ab कट जाएगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 34 के बराबर। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को घटा दूं तो मिलेगा मेरे को 2ab माइनस 2ab दैट इज 4ab, और ये किसके बराबर? इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये आ गया 24 के बराबर। तो इनका रेशियो निकाल लूं तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी चाहिए था मेरे को, है ना। तो पहले तो यहां से काटूंगा 2 और ये 2 है तो यहाँ पे मेरे पास 2 बच रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को? अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो मेरा आ गया डिजायर्ड रिजल्ट जो मुझे चाहिए, और यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ये 2 से काटूंगा 12, फिर 2 से काटूंगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6, 17/6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी सिटी ए से सिटी बी में जाता है जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पे है और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की। फिर वो ब्रेक लेता है 30 मिनट्स का सिटी बी के अंदर। ब्रेक के बाद वो सिटी बी से सिटी सी जाता है 150 किलोमीटर की दूरी पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी इंटायर जर्नी की। आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहले भाई ए से बी गया 180, फिर बी से सी गया 150 सॉरी। टोटल टाइम कितना लगा? आप कहेंगे सर 180 गया 45 की स्पीड से, तो 180 भाग 45 इतना टाइम लगा होगा। फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया तो आधा घंटा 30 मिनट्स, मतलब ये हो गया टाइम, ये भी जुड़ेगा। फिर उसने 150 किलोमीटर की दूरी बी टू सी कवर करी 60 की स्पीड से, तो 150 डिवाइडेड बाय 60 ये टाइम लगा होगा। तो टोटल टाइम ये, टोटल डिस्टेंस ये, एवरेज स्पीड बता दो। यहां से काटेंगे तो ये वाली वैल्यू भाई 4 टाइम चली गई। अगर आप यहां से काटेंगे तो ये मेरे पास 60 का हमें पता है 2.5 है, तो इसे भी 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 3 और 4 ये हो गया नीचे 7 और ऊपर 330 बन गया 330। यहां से काटेंगे तो 4 जा, फिर मेरे पास 7 जा, फिर 1/7 डेट इज 1/4 ये आ जाएगा। चलें आगे। ये वाला सवाल इस टाइप का CHSL 2025 में पूछा गया था, बढ़िया सवाल है। हालांकि देखते हैं टाइम लगता है नहीं लगता। दो चीजें हैं ऑप्शन में भी, मल्टीपल चीजें पूछी तो एग्जामिनेशन में ऐसा है तो लास्ट के लिए ही छोड़ना। रेडियस और हाइट एक सिलेंडर की दे रखी है हमें 5:6। आगे कहता है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो ब्लैंक दे रखा है और कर्व्ड सरफेस एरिया में से जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इतना लेस है किससे? टोटल सरफेस एरिया से। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर की? πr²h होता है। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया में से कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम घटा दें तो आप कहेंगे सर ये सिलेंडर है, टोटल में सब कुछ जुड़ गया, कर्व में सिर्फ ये दोनों चीजें बस जुड़ती हैं, तो ये वाला पोर्शन हटा दिया तो बस एरिया ऑफ बेस बचेगा और टॉप बचेगा, तो ये 2πr² होगा। तो मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो इतना ही तो छोटा होगा टोटल सरफेस एरिया से। एक ये है हमारे पास, दो ब्लैंक्स में ये वैल्यूज हैं। पाई को हमें लेना है 3, तो हमें बता दो कि कौन सा पेयर करेक्टली ब्लैंक्स को फिल करेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे है। अच्छा, तो बेसिकली हमें क्या करना है? आप कहेंगे सर इन दोनों में सिंपल वैल्यू कौन सी है? πr²h और 2πr² में। क्या मेरे पास 2πr² एक सिंपल वैल्यू है जिसमें पाई का मान भी हमें 3 ही लेना है, गिवन है क्वेश्चन में। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 6r²।
अगर 6r² इनके बराबर है तो मेरे पास r निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, और r निकल गया तो मैं फिर हाइट निकाल लूंगा और यहाँ पे चेक करके देख लूंगा कि भाई ये इसके बराबर ही आ रहा है नहीं आ रहा। ये फ्लो क्लियर है ना, क्योंकि इसमें r और h दोनों यूज करने पड़ेंगे। ये सिंप्लीफाइड है कि इसमें खाली r चाहिए, तो हम r की फॉर्म में लेके चलेंगे। आप कहेंगे सर 6r² को अगर मैं 900 के बराबर कर दूं तो आप क्या r² का मान कितना आया, 6 से काटा तो 150। अच्छा 150 अगर मेरा r² है तो r का मान किस में आएगा, रूट में आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर r रूट में आया है ना, और वॉल्यूम में पाई r² है, तो यहाँ पे r² तो एजिटी से रह जाएगा, लेकिन अगर r रूट में आया तो हाइट भी मेरी रूट में चली जाएगी, तो मेरा वॉल्यूम भी क्या होगा, आप कहेंगे सर रूट में आएगा। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि r अगर रूट में आया तो वॉल्यूम भी मेरी रूट में आएगी, क्योंकि हाइट रूट में चली जाएगी, है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में ये तो रूट में नहीं है, तो ये मेरा सही नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन। सेकंड पे आते हैं, हमने कहा 6r² इसके बराबर है, इसे अगर 6 से काटूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, कटेगा भी है 6 से, हाँ कट जाएगा। तो r² इस केस में आ रहा है मेरे पास 2 जा और 5, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास r का मान आ जाएगा 15। अगर r का मान आ गया 15 तो 1:3 के बराबर, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 18, है ना। तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं, हमें पाई r²h ही निकालना है ना। तो अब देखो, इसमें यहां से यहां पे जाने के लिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और h से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं वॉल्यूम पे पहुंच जाऊंगा, जल्दी बताओ। इसमें 2 से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई करते ही वॉल्यूम पे आ रहे हैं हम, तो वही काम करना है हमें कि हमारे पास यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड, और h कितना है मेरे पास 18, तो 1350 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन रहा है 190, 4 कैरी फॉरवर्ड 27, 31, 3 कैरी फॉरवर्ड 12, 12150 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए वाला तो सारा कट ही गया था हमारा, ओ हो नहीं सकता, या ए और सी नहीं हो सकता, बी हो सकता है। अभी कह रहा है ओनली बी सी डी, तो आपको बस चेक करना है, अगर सी बी आ गया तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वरना ओनली बी। तो तीसरे को भी चेक करते हैं। आप कहेंगे सर ये 6r² क्या रखा, तो मेरे पास यहाँ पे r का मान कितना आया, r² का 6 से काटेंगे तो 6 बन जा, और फिर 80, 180 बन गया। अब ये 180 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो r आएगा रूट में, तो h भी आएगा रूट में, और ये फिर सिंगल इंटीजर वैल्यू में नहीं आ सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो भाई आंसर ऑप्शन ओनली बी, यही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, कौन से लीस्ट वैल्यू हम 2124 में जोड़ दें कि ये इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहेंगे सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 14 का तो 14 ही आएगा, 14 और 11 का एलसीएम आएगा 14 इंटू में 11, डेट इज 154। 2124 154 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 जा, और यहाँ पे 58 और 4, फिर इसे 4 से कर दें या 5 से कर दें, हमें जोड़ना है ना इसमें। ठीक है, तो 4 से तो अच्छा 4 से ही करना पड़ेगा ना, 3 से करेंगे तो छोटा आएगा, हम थोड़ा बड़े पे जा रहे हैं। बड़े पे क्यों जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। मैंने कहा भाई 4 टाइम्स कर दूं अगर मैं, तो ये 616 आ गया। अब ये कितना है, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 2 और ये 32, नेगेटिव का 32 आ रहा है। नेगेटिव का 32 का मतलब क्या है कि भाई ये डिविजिबल हो जाता 154 से, अगर यहाँ पे 616 होता, मतलब इस वाले में हमें कंट्रीब्यूशन कितना करना है 32 का अपने नंबर में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू कट जाती 154 से, तो इसमें 32 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। चले आगे, वरना दूसरा तरीका आप इससे कम वाला 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कोई वैल्यू आती, फिर आप उसे 154 में सब ये देखते हैं कि वो कितना कम है 154 से, वो लंबा प्रोसेस हो जाता। बी 40% ज्यादा है सी से, ए 25% कम है सम ऑफ बी एंड सी से।
तो सम हो गया 12, इसका 25% मतलब 1/4, ये आ गया 1/4 3, तो 3 कम कर दिया तो a हो गया मेरे पास 9। हमें बताना है a कितना प्रतिशत है किसका, b का। तो आप कहेंगे सर 9/7 इंटू में 100%। और ये चीज मैंने आपको समझाई भी है कि भाई हम कैसे कर लेते हैं, अगर ये 7 से बड़ा जा रहा है तो मैं इसे कह सकता हूं 7+2, तो 7/7 100%, 2/7 होता है 28 पॉइंट समथिंग, तो 128 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, वरना ये इसका कितना परसेंट है इसकी निकालने की जगह मैं ये निकाल सकता था कि भाई ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 2 ज्यादा है 7 पे, तो 28.57% ज्यादा है। कितना होगा, तो अपने आप का 100% से इतना ज्यादा है, तो 128.57 ऐसे लिख सकते थे। इसकी वैल्यू बतानी है सोल्व करके। आप कहेंगे सर ये मेरे पास कोट 15 है, कोट 75 है और कोट 45, कोट 45 1 होता है। मैंने आपको रिलेशनशिप बता रखी है, अगर a + b 90 हो जाए तो कोट a इंटू में कोट b ये 1 के बराबर, 10a इंटू में 10b 1 के बराबर, ये सब सीखा हुआ है ना हमने। तो 15 + 75 90 बन गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 होगा। वरना आप कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कोट 75 को लिखेंगे 10 90 - 75 दैट इज 10 15, 10 15 इज 1/कोट 15, काट के बना जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू 2। चलो इधर सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कुछ ऐसी है, कोट 20 सेक 20 सेक 70 10 20 कोसेक 70। बेटर है कि हम क्या कर लें, इसमें ये 20 है तो 20 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसे। तो अगर सेक 70 तो कोसेक 20 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर को पूरे में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर कोट क्या होता है, ये होता है कोस अपॉन में साइन, कोसेक होता है 1/sin, यही आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 10 20 है तो ये सेक 90 - 70, तो ये सेक 20 हो जाएगा। तो ये मेरे पास साइन अपॉन में कोस है और ये वाली वैल्यू 1/में कोस है, और इसका होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ साइन से साइन कट गया तो बचा कोस स्क्वायर, यहाँ पे कोस से कोस कट गया तो बचा साइन स्क्वायर +2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 + 2 कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया, खत्म। चले आगे, कहता है एक वर्टिकल टावर एक लेवल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, सॉरी 2 वर्टिकल टावर्स हैं लेवल ग्राउंड पे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 है। जो शॉर्टर टावर है उसकी हाइट है 15, तो छोटे वाला ये रहा होगा। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉलर टावर का वो 45 डिग्री है। हमें बताना है हाइट ऑफ द टॉलर टावर, इसकी हाइट क्या होगी। सिंपल है, आप कहेंगे सर ये 60 तो ये वाली वैल्यू 60, ये 15 तो ये वाली वैल्यू 15। 45 डिग्री एंगल अगर इस ट्राइंगल में बन रहा है तो ये वाली दूरी इसके बराबर, तो ये 60 तो ये 60, टोटल हाइट कितनी 60 + 15 दैट इज 75। अगला सवाल, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 14:11 गिवन है। पेरीमीटर 200 है, तो पेरीमीटर देखते हैं आप समझ जाएंगे, वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 14 + 11 25, अगर इन्हें x की फॉर्म में मान लो तो 25x ले सकते हैं, और ये मेरे पास 200 के बराबर 50x, x का मान आ गया मेरे पास 4। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये बराबर है टॉप सरफेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो सिलेंडर का टॉप सरफेस तो πr² होता है, तो इसके बराबर हो जाएगा। कहता है अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो सिलेंडर का क्या होगा अगर उसका रेडियस 112% ज्यादा है उसकी हाइट से, सॉरी 112% है हाइट का। अब देखो यहां पे कुछ चीजें दे रखी हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको पता है कि पाई का फैक्टर रहता
है ना। तो हमें ये भी पता है कि हमारा आंसर क्या होगा, जो वैल्यू आएगी अगर इंटीजर वैल्यू में दिख रहा है तो चांसेस हैं कि वो 11 का मल्टीपल हमें दिखे। तो चार ऑप्शन में आप 11 के मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका सिलेंडर मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो 11 इंटू में 14, बट लेकिन यहाँ पे 11x था और ये 14x था, तो x स्क्वायर आएगा, मतलब 4 स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। आप देखेंगे यहां से काटूंगा तो 2 और यहां से काटूंगा तो ये 7, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ गया 28, है ना। अब यहां पे दे रखा है आर क्या है, हाइट का 112%, तो ये हो जाएगा हाइट का, आप देखेंगे 28 को अगर 4 से काटूंगा मतलब 28 इंटू 4 112 होता है, तो हाइट का 4% 1 के बराबर, 100% बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, इधर भी 25, तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई 25 के बराबर आ गई। अब वॉल्यूम बता दो क्या आएगा। वॉल्यूम पूछा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस है 28 और हाइट है मेरे पास 25। सोल्व करेंगे, यहां से काटूंगा 4, 25 इंटू 4 100 और 44 यहां पे बन गया तो 4400, ये सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बढ़िया सवाल, 3 स्टूडेंट दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, ये एग्जाम में अपीयर होते हैं, इनमें से सिर्फ एक ही पास होता है, एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट्स पास। एक्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, वाई की 1/8 और जेड की 1/3। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वाई नहीं पास हुआ। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर वाई के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो पास ना होने की प्रोबेबिलिटी 7/8 हो गई और वो आंसर ढूंढने के मिलेगा नहीं। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम देखें यूं तो कि भाई x की इतनी है, y की इतनी है, z की इतनी है, लेकिन हमें ऑलरेडी ये चीज गिवन है कि भाई इन तीनों में से एक पास हो गया है, जबकि जरूरी नहीं है कि भाई हो सकता है तीनों फेल हो जाते, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि तीनों में से भाई एक बच्चा पास हुआ है, तो मतलब इन तीनों में से एक ना एक तो पास होना ही है। तो अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि y पास नहीं हुआ, मतलब उन तीनों में से y नहीं हो पाया पास, बाकी इन दोनों में से कोई एक पास हुआ होगा, तीनों में से क्योंकि एक ही पास हुआ है, ये कंडीशन गिवन है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, बड़े ध्यान से समझना और नोट भी कर लेना कॉपी में अगर कंफ्यूजन होती है इस तरह के सवालों में। आप कहेंगे सर इनके पास होने की प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल की, फेल होने की जनरल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, आप कहती है सर इसका 1 - 1/5 4/5, इसके फेल होने की 7/8 और इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी रहती है 2/3। अगर किसी एक को पास कराना है तीनों में से, तो अगर मेरे पास अगर x पास होता तो आप कहते हैं सर x पास कब होगा, जब ये पास हो गया बाकी दोनों फेल हो गए, क्योंकि एक ही पास हो सकता है। तो 4/5 मतलब x तो पास करना है तो 1/5 और इन दोनों को अगर फेल कराना है तो 7/8 और 2/3, ये केस बनेगा। y को पास कराना है तो आप कहेंगे सर y का पास होने का 1/8 और बाकी दोनों को x फेल हुआ होगा तो 4/5 और z फेल हुआ होगा तो 2/3, और अगर हमारा z पास हुआ होगा तो उस पर्टिकुलर केस में z का 1/3 बाकी 4/5 और यहां पे 7/8। तो ये भी पास हो सकता है, ये भी और ये भी, तो कंबाइंड कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर तीनों में से किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी इन तीनों का बन जाएगा सम। ठीक, अब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो मेरे को बताना है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि y पास नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर x के पास होने के इतने चांसेस हैं, z के पास होने के इतने चांसेस हैं, तो या तो x पास हो जाए या फिर z पास हो जाए, लेकिन तो उन दोनों केसेस में मेरा y फेल हो गया और टोटल इन तीनों में को पास कराना है तो x पास प्लस y पास और प्लस z पास। इसे सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई y
पास ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। क्लियर हो गया? सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, हालांकि कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर कुछ काटो पीटो मत, डिनोमिनेटर को बस मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप कहेंगे सर 5 इंटू 8 40 इंटू 3 120, तो सब में 120 ही आना है, और यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, यहाँ पे 120 ही आएगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया। आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यहाँ पे भी 120 आएगा, 7 4 जा ये 28 आएगा। ठीक है, ये मत सोचना है कैलकुलेशन हो गई कुछ। और हमें पता है जब मैं यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू ले ली, कोई इन दोनों को सम करूंगा तो 120 कॉमन है, इन तीनों का सम करूंगा तो भी 120 कॉमन है, तो मेरे को पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है 120 वाला पार्ट। आप डायरेक्टली कहेंगे सर ये 14 प्लस 28 यहाँ पे लिख दो, और डिवाइडेड बाय 14 प्लस 28 प्लस 8, ये हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो कितनी बन गई मेरे पास, ये तो 50 बन गया पूरा का पूरा, है ना, और ये 8 कम है तो 42, तो 21/25, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मुश्किल नहीं है, समझाने के लिए था। और अगर आपको जब ये इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना भी हो एग्जामिनेशन में, इस तरह की चीजें आए, तो डिनोमिनेटर भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ो, उससे कैलकुलेशन करो, आपका आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करने में कितना ही टाइम लगेगा, ये डिनोमिनेटर में जो जो चीजें हैं सब कुछ भूल जाते हैं। इसी कैलकुलेशन को दोबारा करके दिखाऊं क्या एक बार, इफ यू वांट? ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं सर आप सेशन लेते हो, प्रैक्टिस कराते हो, और एक एक घंटे में आप क्वेश्चन करवाते हो सारे। देखो मैं कंसेप्ट आपको सारे सिखा के जाता हूँ, जिससे कि आप क्लास देख रहे हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। ठीक है, ये ना हो कि आप बस ऊपर ऊपर से चीजों को करके चले गए और एग्जामिनेशन में फिर बेनिफिट नहीं मिला, मैं डायरेक्टली आंसर निकालता चला जाऊँ। तो अब यहाँ पे मेरे को अगर सोल्व करना था, तो पहला केस मेरे को तीनों केसेस लेने हैं। तो पहले x को पास कराया, तो यहाँ पे 1 है, 7 2 जा 14। फिर मैंने y को पास कराया, तो उस केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर 4 और 2, 4 2 जा 8, और जब मैं z को पास कराऊंगा तो 4 इंटू 7 28। ये तीनों केसेस हो गए। अब हमें y के पास नहीं कराना है, मतलब x और z पास हुए हो ये बताना है कि y पास नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 14 प्लस 28 ही है। यही तो आंसर है मेरा। बताओ क्या इसमें कोई मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर दी, कुछ कहानियां लिख दी, कुछ भी नहीं करा। और ये 14 प्लस 28 लिखने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे मैं इन तीनों का सम करता तो मैंने कहा 50 में से ये 8 घटेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 42/50 यही आएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास, इस डेटा का हमें बताना है कि भाई मीडियन क्या होगा। सब निकाल सकते हैं। मीडियन क्या होती है, मिडल वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीडियन निकालना है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं निकाल। ठीक है, चलिए आई होप यू लर्न दिस सेशन, यू एंजॉयड दिस सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, मेरी अप्रोचेस से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और मैं अप्रोच वो बताता हूँ जो एग्जाम में आप यूज कर पाओ। ठीक है, कराने को इन क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी चीजें निकाली जा सकती हैं कि आप देखते ही आंसर बता पाओ, बट एग्जामिनेशन में वो चीज आप यूज ही नहीं कर पाओगे। जिस अप्रोच की आपने बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस नहीं करी वो एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करती है। तो चीजें ये होती है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं 6-6 साल 8-8 साल एसएससी को देने वाले हो, आपको मास्टर बनना है एसएससी में। आपको है एक एग्जाम निकालना। आज के टाइम पे लेवल प्री का हमने देखा कि आसान आया, अगर मेंस का भी आसान आ गया तो फिर आप जो पीएचडी कर रहे होंगे अलग अलग जगह से पढ़ के मैथ्स में, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, और कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनके कुछ एडवांस्ड मेथड्स भी पता होने चाहिए। इतना काफी है मैथ में फुल स्कोर करने के लिए। 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका अगर आप ढंग से करेंगे चीजों को। और अगर आप यही भागते रहेंगे चीजों के पीछे, यार इसकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, फिर उस केस में शायद मिल जाए, लेकिन आप एग्जाम में उसे यूज ही ना कर पाए, तो हो सकता है डबल टाइम लगा दें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट अप्रोचेस समझाने की कोशिश करता हूं जो आप यूज किए जा सके। अगर आप पढ़ते भी हैं मुझसे, मेरी अप्रोचेस को देखते भी हैं, तो आपको ये चीज समझ आती होगी कि हाँ ये तो मैं भी सोच सकता था, इसमें सर ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि बहुत कुछ खास है, मैं थोड़ा सा बस इंट्रोस्पेक्ट कर लेता तो ये चीजें मुझे भी दिख जाती। और वही चीज आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। अगर आपका एग्जामिनेशन 10 दिन बाद है, या 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, आप सोचे कि मैं बिल्कुल नई अप्रोचेस के साथ चीजों को पढ़ूं और एग्जाम में बढ़िया कर दूंगा, नहीं कर सकते यार आप। ठीक है, तो हम तो हर साल बच्चों की देखते हैं, बच्चे पहले पढ़ते हैं हमसे बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं सर सब कुछ हो गया, अब फिर भटक जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर अपना पेपर खराब करा लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि नहीं सर आपने जो बताया वैसे ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा आ जाता, ज्यादा नंबर आ जाते, टाइम वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है, इसमें सारे लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड टियर 2 मॉक्स, प्रैक्टिस मॉक, सेक्शनल, टॉपिक वाइज बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आप टियर 2 के लिए जरूर एनरोल करें। और मैं रिकमेंड कॉम्बो टेस्ट सीरीज करता हूँ इसमें, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट पूरी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया लेवल पे ले जाने के लिए ये काफी है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं। और कंप्लीट तैयारी अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं सही तरीके से आपको चीज़ों को समझा पाता हूँ और आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें कराऊंगा एग्जामिनेशन में जो डायरेक्टली पूछी जाएंगी, तो आप मेरे साथ मैथ्स कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस तो आ गया, उसके लिए कोर्सेज की जरूरत नहीं है, बट इफ़ यू नीड कि नहीं बाई चांस आपका मैथ्स वीक है तो आप परचेज कर सकते हैं अगले साल के लिए, CHSL मेंस के लिए यूज कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें। ऐसी एप्लीकेशन पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज। और बाया ऑफिसर बैच जिसमें कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एक प्लान, सब कुछ खत्म, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी कॉम्बो टेस्ट ले रखी है एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन द ऑफिसर बैच देन यू कैन यूज कॉम्बो 20 कोड टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन दैट, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप यू लव दिस सेशन। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों से अभी अलविदा लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।